डॉक्टर सुमित छाबड़ा। डॉक्टर छाबड़ा, आजकल स्ट्रेस और ये जो पर्यावरण के प्रदूषण वगैरह के कारण जो स्पर्म काउंट है, शुक्राणुओं का कम होना और उसके अतिरिक्त इरेक्टाइल डिसफंक्शन का होना आदि आदि बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं। और युवा जो हैं यंग एज में ही आजकल सिल्डेनफिल यानी वियाग्रा आदि का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो आयुर्वेदिक में इनका क्या अस्थायी इलाज है और पंचकर्मा का उसमें क्या योगदान हो सकता है? नमस्कार सर, मैं आपके माध्यम से लोगों को एक सूचना देना चाहूँगा या एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आज का जो समय है, जो नई पीढ़ी आ रही है, उसके अंदर ये नपुंसकता या फिर आप बोलिए ये वाली समस्या, इनफर्टिलिटी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कई कारण हैं जो एक नई जनरेशन को फेस करना पड़ रहा है। एक अध्ययन में, एक रिसर्च में पाया गया है कि 16.7% ऑफ पीपल्स आर nowadays feeling these kind of problems. These are the problems are coming for this to conceive in these problems are coming. So we are going to discuss what are the main reasons, इसके मुख्य कारण क्या हैं जिसकी वजह से आज की नई पीढ़ी को इस प्रकार की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। फ्रेंड्स, एक तो पहला तो है कि एक अर्ली मैरिजेस या फिर लेट मैरिजेस एक मुख्य कारण है। समय से पहले अंगों का विकास नहीं हो पाता, ये भी एक मुख्य कारण है। अगर लेट करते हैं तो भी एक कारण है, तब भी उनका हमारे जननांग है उनका यूज़ ना हो पाना एक मुख्य कारण हो जाता है। दूसरा, लैक ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट। आज की पीढ़ी न्यूट्रिशियस डाइट बिल्कुल भी नहीं लेती। क्या है कि फास्ट फूड्स के अंदर ज़्यादा बिलीव करते हैं और फैट वाला, ट्रांस फैट वाला फूड लेते हैं जो कि न्यूट्रिशियस नहीं होता, वो भी एक कारण हो जाता है। थर्ड रीज़न, ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। हम आज की डेट में, आज की पीढ़ी क्या जल्दी समाधान चाहती है। जल्दी समाधान इसलिए कि अब छोटी सी भी प्रॉब्लम हो गई तो एंटीबायोटिक का कोर्स कर डालेंगे। जो एंटीबायोटिक का कोर्स और कीमोथेरेपीज भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आज की डेट में कैंसर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कैंसर बढ़ रहा है तो डॉक्टर मतलब सिचुएशन का जायज़ा अगर लिया जाए तो वो कीमोथेरेपीज का यूज़ ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर हम अगली बात करें तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेन किलर इज़ आल्सो अनदर रीज़न।
अगर हम पेन किलर्स का अत्यधिक इस्तेमाल करेंगे तो वह एंडोक्राइन ग्लैंड को इफेक्ट करेगा। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड इफेक्ट होता है तो हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। तो ये एक और रीज़न हो गया। अगर पांचवा रीज़न मैं आपको बताऊं तो एक्सेस यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक्स। आज की जो पीढ़ी है, नई जनरेशन है, बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स का यूज़ कर रही है। जो कॉस्मेटिक्स क्या करती है, हार्मोन्स को ब्लॉक कर देती है। अगर हार्मोन्स ब्लॉक हो गए तो भी यही प्रॉब्लम बार बार हमें फेस करने को मिल रही है। उसके अलावा आज की डेट का हमारा पहरावा, जो हमारे जो हम देखें कि नई जनरेशन है, टाइट क्लोथ्स, टाइट जीन्स ज़्यादा पहनती है, जो कि सर्कुलेशन को रोकने का काम करती है। अगर सर्कुलेशन रुकेगी तो हमारे जनन अंगों पर भी इफेक्ट पड़ता है उसका। अगर अगला कारण देखें तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल्स। आज की पीढ़ी सारा दिन मोबाइल के ऊपर अपने आप को लगा के रखती है। मोबाइल, आप जैसा कि आप जानते हैं, उसके अंदर हाई रेडिएशंस होते हैं। हाई रेडिएशंस जो कि हमारे टेस्टिस को इफेक्ट करते हैं। हम अगर हम देखते हैं कि अपने मोबाइल को कहाँ रखते हैं, जनरली हम देखते हैं अपने मोबाइल को हम पैंट की जेब में डाल के रखते हैं, पैंट की जेब में, या फिर हम अपनी ऊपर की पॉकेट में डाल के रखेंगे। तो दोनों ही जगह पर हानिकारक है उनकी रेडिएशंस हमारे लिए। पहला, अगर हम देखें पैंट की जेब में डालते हैं तो वो हमारे जननांग के पास चला गया, जननांग के पास गया तो उसके हायर रेडिएशंस उसको इफेक्ट करेंगे और टेस्टिस का जो स्पर्मोजेनेसिस होता है, स्पर्म बनने की प्रक्रिया होती है, उसको इफेक्ट करती है। तभी स्पर्म कम बनने शुरू हो जाते हैं जो लोग ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। अगला हम बात करें तो definitely smoking and alcoholism is the main reason of this infertility, क्योंकि excess use of smoking and alcohol, it may cause the disease of infertility. Another use is the hygiene. We peoples are not using hygienic things, we are not maintaining our hygiene. That's why the reasons of infections of genitals is the main reason of infertility. तो ये जो पंचकर्मा का क्या रोल और आयुर्वेदिक, इसको स्थायी रूप से कैसे इसका चिकित्सा की जा सकती है? जी हाँ सर, मैं इसी बात पर आ रहा हूँ कि हम इन चीज़ों का इलाज अगर हम देखें तो क्या इसका स्थायी इलाज है, किस प्रकार से हम अपने यौवन को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, हमारी उन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम। जैसा कि आयुर्वेद में बंधत्व इसको कहा गया है। बंधत्व सिर्फ मेल्स की प्रॉब्लम नहीं है, फीमेल्स की भी प्रॉब्लम है। जनरली क्या है, मेल्स के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर ये स्पर्मोजेनेसिस, स्पर्म बनना कम हो जाता है तो उसके अंदर क्या है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब जो शिथिल अंग बढ़ना, शिथिलता, हमारे अंगों की शिथिलता हो जाती है। लॉस ऑफ लिबिडो, मतलब कि इच्छा का उत्पन्न ना हो पाना, यह समस्या हो जाती है। कई केसेस के अंदर ऐसा पाया गया है कि स्पर्म्स की शेप का भी चेंज होना एक मुख्य कारण हो जाता है। तीसरा कारण हो जाता है काउंट ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स का काउंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो जाइगोट फॉर्मेशन होती है, क्या कि फर्टिलाइजेशन होती है, एग एंड स्पर्म जब नहीं मिल पाते तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती और लो काउंट ऑफ स्पर्म एक रीज़न बन जाता है। इसके अलावा बहुत से इसके रीज़न हो जाते हैं, जिनका एक मुख्य समाधान क्या है आयुर्वेद के अंदर हम बात करें तो रसायन चिकित्सा का जिक्र किया गया है। रसायन चिकित्सा इज ए रिजनरेशन थेरेपी। रिजनरेशन थेरेपी का मतलब हम अपने, देखो हमारे शरीर के अंदर 7 प्रकार की धातुएं जो आयुर्वेद ने जिक्र किया है। सबसे पहला हमारा जो रस होता है, रस, दूसरा रक्त, तीसरा हमारा मांस, चौथा मेद, फिर उसके बाद पांचवा हम बात करें तो अस्थि होती है, छठी हम बात करें तो हमारा क्या बोले शुक्र धातु का निर्माण होता है। लास्ट में जाके शुक्र धातुओं का अगर निर्माण प्रॉपर वे में नहीं होगा तो हमारा शुक्राणु नहीं बन पाएंगे। अब इन 7 धातुओं को पुष्ट यानी कि ताकतवर बनाने के लिए आयुर्वेद ने 2 प्रकार की चिकित्सा बताई है, शमन व शोधन।
शमन चिकित्सा का जिक्र अगर किया जाए तो शमन चिकित्सा का मतलब होता है हम उसको मेडिसिन के द्वारा, हमारे रसायनों के द्वारा हम अपनी धातुओं को पुष्ट कर सकते हैं। एंड उसके अलावा अगर बात करें शोधन की, शोधन के अंदर आ जाता है पंचकर्म। पंचकर्म के अंदर हम शोधन यानी डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन के द्वारा हम अपने चीर यौवन को प्राप्त कर सकते हैं। पंचकर्म के अंदर 5 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। पहला कर्म जैसा कि वमन, वमन का मतलब एमेसिस यानी कि वोमिटिंग के द्वारा हम अपने कफ दोष का निवारण करते हैं। दूसरा विरेचन, विरेचन के द्वारा हम पित्त दोष का निवारण करते हैं। उसके बाद आता है बस्ती, बस्ती के द्वारा हम अपनी वायु दोष का निवारण करते हैं। अब हम बस्ती की बात आ रही है तो मैं साथ के साथ एक मुख्य कारण बता देता हूँ बस्ती किस प्रकार उपयोगी है इनफर्टिलिटी के अंदर। देखिए ऐसा है कि हमारा जो कटी स्थान है, कटी यानी कि कमर का स्थान है, जो कटी के स्थान के अंदर हमारे जननांग चाहे मेल्स हों चाहे फीमेल हों वहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो अगर इन जननांगों को अगर हमको पुष्ट करना है तो हमको बस्ती प्रदेश, बस्ती प्रदेश हमारा जो पाया जाता है हमारा वो भी नीचे की तरफ है, लोअर एब्डोमेन में है, अधोभाग कहा गया है। अगर अधोभाग से हम किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का हम एज ए बस्ती के रूप में प्रवेश करवाते हैं तो वह चीज हमें एक रसायन चिकित्सा का कार्य भी कर सकती है। रसायन अगर हमको प्रॉपर वे में बस्ती के मार्ग से मिलते हैं तो उनका इफेक्ट बहुत ही बढ़िया होता है। तो अगला 3 कर्म ये हो गए। चौथा कर्म है नस्य, नस्य नासा शीर्षोद्वार, ऐसा कि आयुर्वेद में कहा गया है जो भी चीज हम नाक के द्वारा डालेंगे तो हमारे ब्रेन में पहुंचेगी, ब्रेन में पहुंचेगी और हमारे ब्रेन को पावर देगी। और एक मुख्य कारण जैसा कि हमें मालूम है स्ट्रेस भी इनफर्टिलिटी का मुख्य कारण है। अगर हम स्ट्रेस को दूर करेंगे, अगर नस्य मार्ग से अगर हम कोई चीज, कोई भी वस्तु या कोई भी रसायन अगर हम नाक में डालेंगे तो हमारे ब्रेन में पहुंचेगा, स्ट्रेस को दूर करेगा। अगर लास्ट पंचकर्म जो हमारा 5वां क्रम आखिरी जो बचा तो रक्त मोक्षण की बात की जा रही है। रक्त मोक्षण के रक्त के अंदर अगर कलेर या फिर उसके अंदर पित्त, रक्त पित्त ज़्यादा बढ़ जाता है तब भी मुख्य कारण होता है वह नपुंसकता या इनफर्टिलिटी का कारण बनता है। तो इन अगर सभी चीज़ों का पूर्ण रूप से शोधन कर दिया जाए और शोधन के बाद रसायन चिकित्सा अगर की जाए, शोधन के बाद रसायन चिकित्सा एक प्रकार से बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। ऐसा पावरफुल होने से हम तुरंत निदान कर पाएंगे इनफर्टिलिटी का। डेफिनेटली आई विल से डेफिनेटली देयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ इनफर्टिलिटी इन आयुर्वेदा। अगर शमन और शोधन चिकित्सा बाय पंचकर्मा एक साथ में मिला दी जाए, रसायन चिकित्सा कर दी जाए तो 100% हर प्रकार की इनफर्टिलिटी का इलाज संभव है आयुर्वेद के द्वारा। डॉक्टर साहब, ये युवा अवस्था में ही आजकल सिल्डेनाफिल का प्रयोग हो रहा है यानी वियाग्रा आदि का, तो ये जो लगातार इसके प्रयोग से स्थायी रूप से क्या क्या हानियाँ होती हैं? देखिए सर, सिल्डेनाफिल साइट्रेट वो केमिकल है जो कि जो प्रोड्यूस हुआ था, एक बाई चांस प्रोड्यूस हुई थी। ये एक हार्ट की मेडिसिन थी। तो हार्ट की मेडिसिन के द्वारा इसके अंदर क्या पाया गया कि ब्लड का फ्लो तुरंत हमारे जननांगों तक पहुंच जाता है। एक्सेसिव फ्लो ऑफ ब्लड अगर जननांग तक पहुंचेगा तो उसके कई बार ऐसे साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। ओल्ड एज पीपल्स के लिए टोटली प्रोहिबिटेड है कि भी हम ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ अगर इसकी डोज बढ़ाते बढ़ाते यूज़ करते जाएंगे तो हमारे लिए कभी ना कभी वह ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना चाहिए? सिल्डेनाफिल साइट्रेट का यूज़ अगर हमें करना भी है तो फिजिशियन की देख रेख में करें। उपयोगिता अगर उसकी है तो करें, उसको बिना किसी सिर्फ किसी डायरेक्शन सिंपल केमिस्ट के कहने पे कभी भी मत लें क्योंकि यह हानिकारक हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, जिन विषयों पर आपने चर्चा की है, यदि कोई हमारा पाठक या दर्शक विस्तार से जानना चाहे आपके माध्यम से तो वो किस प्रकार आगे आपको संपर्क करें?
जी सर, मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है। अगर मैंने इसका लिंक आपकी उसके अंदर डलवा दिया है, उसके अंदर अगर आप क्लिक करेंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। ये डॉक्टर सुमित छाबड़ा के नाम से ही है, आप उससे कनेक्ट हो जाइए। उसके अंदर इसी प्रकार के कई विषयों के बारे में मैं जानकारी समय समय पर देता रहता हूँ, ताकि आपको मेरा यूट्यूब जो चैनल है वो आयुर्वेद के मॉडर्न एस्पेक्ट के ऊपर जानकारी देता है सर। तो आप प्लीज़ उसी के ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।